दशहरा में अंगद का रोल करने का मौका मिला। उसमें जब जब लाइन आई, मेरा ये पाँव चलाए मानगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया, तो मैं ये पैर रखने को तैयार हूँ। ये जो चेक बाउंस होने वाला जो बवाल था, ये क्या था? ये सारा बवाल क्यों हो गया, कैसे हो गया? अब पता नहीं इसमें क्या राजपाल यादव जब मुश्किल वक्त में थे उनके साथ कोई खड़ा हुआ? कोई साधक के रूप में खड़ा हुआ, कोई बाधक के रूप में खड़ा हुआ, खड़ा जरूर हुआ। एक फिल्म थी आपके अंडर ट्रायल, मैं खुद घबरा गया वो फिल्म सुन के। 3 बेटियों का बाप, एक भाई। मुझे याद आपके बाल, इस तरह के जब बाल, आप वहां खड़े, तो मैं बोला आप क्या चाहते हो? 2 दोस्तों ने बोला भाई तेरी जिंदगी भर के लिए दुकान बंद हो जाएगी अभिनय की। 403 सीट पे चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे थे, मुझे ठीक से याद है। मुझे खूब 403 नहीं 543 सीटों पे मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। मेरे 12 साल अगर मुझे अभिनय छुड़वा दोगे तो एक प्रदेश में 12 साल मेहनत करके मैं सरकार चलाने वाला हूँ, सक्षम हूँ। मैं खास तौर पे समय रहने की बात इसलिए कर रहा हूँ, उनकी और मुकेश खन्ना जी के बीच में एक लड़ाई चल रही है। मुकेश खन्ना जी कहते हैं कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं हो सकती। मेरा सुख किसी के लिए दुख बन जाए तो एक कलाकार के लिए दुर्भाग्य हो। वो किसी भी स्टेज की एक्टिंग कर रहा हो, ये तो गलत है। अरे वो कलाकार है, बोलता मैं कलाकार हूं, उसको रहने तो कलाकार की तरह यार। ये आज की पीढ़ी भी यही कह रही है कि साहब जो हमें ठीक लग रहा हम देख रहे हैं, जो नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। दुनिया ना इस पीढ़ी से बनाए बनी, ना हमारी पीढ़ी से बनाए बनी। बाकी जब तक बोलते हैं शरीर और विधान है जी, ये बच्चा आपका पहलवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदाबाद और मैं रोहित सावल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता राजपाल यादव साहब। राजपाल भाई, स्वागत है आपका जिंदाबाद में, वेलकम। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू। और बताइए कैसा चल रहा है? बस जिंदाबाद 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 चल रहा है। राजपाल भाई, अब ये बताइए, अब तो ये लड़ाई जो थी, जंग जो चल रही थी, वो भी खत्म हो गई और डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो मजबूत भी हो गया है। नहीं, जंग कुछ भी खत्म नहीं, जंग चालू है। जीवन है तो जीवन एक खुद जंग है, और आपकी जंग है, इनकी जंग है, मेरी अपनी जंग है। सामाजिक के रूप में, पारिवारिक के रूप में, सांसारिक के रूप में जंग जारी रहनी चाहिए। जंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ में कलात्मकता रहनी चाहिए। तो आजकल ये बताइए, आजकल आपका शूट चल रहा है, आप दिल्ली में हैं। भूत बंगला का प्रमोशन चल रहा है जी, और अभी 16 तारीख को रिलीज़ है, तो लगातार पिछले 15 दिन से शेड्यूलिंग के अनुसार भूत बंगला का प्रमोशन कर रहा हूँ। और आप जैसे भाई मिल जाते हैं तो बीच में बैठ के मुलाकात हो जाती है। तो राजपाल भाई, एक बार फिर से प्रियदर्शन के साथ काम करके, मतलब आपके तो फेवरेट रहे हैं। एक बार फिर नहीं, हाँ, हंगामा से पहले कौन बनेगा करोड़पति के एक ऐड से शुरुआत हुई जी, और वो हम एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसे ऐड हुए हैं जी, कि जब तक जीवन है तब तक उनके साथ यूनियन है, तब तक उनके साथ में हमेशा उनका पेट जो है मेरे साथ काम के करके नहीं भरता जी, और मुझे उनके साथ काम करने की हमेशा भूख रहती है। जी। तो ये संयोग बना हुआ है। आपके एक मित्र है संजय सोनू, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मेरी जो रिसर्च टीम थी उन्होंने उनसे बात की, क्योंकि हमें आपसे बात करनी थी। तो उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि राजपाल भाई बहुत दिलदार आदमी है और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी एक किस्सा वो बताते हैं कि जब आपको जंगल फिल्म के लिए अवार्ड मिला था जी, जो आपने शानदार अभिनय उसमें किया था, आज भी याद है, वो कैरेक्टर याद आता है, आपका नाम जहन में आते ही। हाँ, वो अद्भुत था। तो उसका किस्सा सुनाते हैं कि आप अवार्ड लेकर जब अपने घर पहुंचे तो कहा गया अवार्ड कोने में रख लो, पहले आटा सानो, क्योंकि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या था वो किस्सा? ये हमारे सब वो दोस्त हैं जिनके साथ में हमने NSD के BNA के हॉस्टल से लेके और मुंबई में काम और नाम की तलाश में वो पायदान के लोग हैं जिनके साथ अवार्ड हम लोगों की मेहनत से मिला, लेकिन उनके साथ में रिवॉर्ड एक दूसरे के रूप में रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ था। तो ये बात सच है कि जंगल में अवार्ड मिला। बनराई में उस समय मेरा निवास था जी, तो मैं जब अवार्ड लेके अपने उसमें पहुंचा
कमरे में, हाँ, तो पहले तो मैं चैम्बूर ले गया था वो अवार्ड अपनी जो आशुतोष राणा जी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जो उनकी बड़ी बहन है, उनको रानी दीदी के रूप में हम लोग खूब अच्छे से सम्मान करते हैं। तो उनसे मिलते हुए पहले उनके यहाँ गया था, उसके बाद में सीधे अपने बनराई पहुँचा था। तो बनराई में मेरा कमरा पूरा भरा था। हाँ। और अवार्ड की खुशी मतलब बह रही थी। अच्छा, बह रही थी। हाँ, बोलते हैं वहाँ पे बह रही थी। ठीक है, इतनी खुशी। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो बोले ला 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 अवार्ड रख। अरे भाई भाई भाई, बत रोट सब्जी वब्जी सब कटी रखी है और बर्तन धुले रखे, सोनू बोलता है। और बस ये बाकी कोई मिलाना अच्छा जानता है, तू बस कर ले। तो सब लोग बस, बाकी सब हो चुका है, थोड़ा तू भी बह ले और बाद में सब खाना खाते हैं। और बस ये हमारी फर्स्ट नाइट थी अवार्ड की, कि एक तरफ ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिल रहा है, राकेश रोशन साहब को बेस्ट डायरेक्टर मिल रहा है, एक तरफ राजपाल यादव को जो है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिल रहा है। और घर में जैसे अवार्ड लेके पहुंचे तो पता लगा कि राजपाल जो है सबके लिए सब्जी तैयार। और वो हमारा स्वभाव था। और वो हम लोगों में ये नहीं थी कि हम NSD के हैं या हम दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने नाम की तलाश में मुंबई गए थे। सबका काम तो एक बोलते हैं टीम 11 की तरह, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। लेकिन चूंकि कुनबे बन जाते हैं ज़िंदगी में, जैसे करोड़ों कुनबों का संसार है, उसी को तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। तो ये एक जो छोटा सा कुनबा था दोस्तों का, इसमें काम कोई करे मैटर ही नहीं करता था। लेकिन शाम का भोजन सबको एक साथ करना है। भोजन और शाम की तमाम चीजें, मतलब बहुत सारी, मतलब जो है क्रिएटिविटी बहने के जितने सारे में नदियाँ, उन सब में, लेकिन अच्छे वे में। कभी कोई ओवर, अगर किसी ने खुशी भी मनाई तो सामने वाले को किसी को दुख ना हो, उसका हमेशा। अभी हम जंगल फिल्म की बात करें, आपके अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कोशिश भी की, हालांकि मुझे इंटरनेट पे वो उपलब्ध नहीं है, नेट पे शायद, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैंने वो देखा है टीवी पे। मुझे याद है जब आपको अवार्ड मिला था, आपने हिंदी में बड़ा मार्मिक आपने चंद लाइनें बोली थी, आपने झुक कर आप स्टेज पर, हाँ, मैंने उसमें बोला था कि जैसे आपको याद है जी बिल्कुल, कि जिस तरह वो याद आता है। मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध को जंगल में मोक्ष मिला था। तो मुझे जंगल में सिपा का अभिनय करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मोक्ष मिला है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र से वर्कोहलिक हूँ। 11 साल की उम्र से मुझे अपनी किताबें खरीदने के लिए अपने पिताजी के साथ काम करने का सौभाग्य मिल गया था। तो चाहे वो मेड़ हो, चाहे पेड़ पे चढ़ना हो, चाहे मेड़ पे घास काटने से लेके जानवरों खिलाने से, खेती बाड़ी से लेके, तो ये जैसे 14 साल की उम्र से मैंने अभिनय करना शुरू किया था और 2000 में मुझे अवार्ड मिला। तो एक ग्रेजुएशन, साथ में 10-12 साल का थिएटर, कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, फिर भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, फिर उसके इसमें लगभग 16 सालों में आप ये मान के चलिए कि कुछ 100 कैरेक्टर तो किए होंगे, जिसमें 100 देखे होंगे, 100 सुने होंगे और 100 कढ़े अलग अलग सीन वर्क के रूप में, और 100 कैरेक्टर थिएटर बीटर 15-16 साल नुक्कड़ नाटक से लेके। तो उसके बाद एक ऐसा मंच कि जंगल 1 साल पहले रिलीज़ हो गई है। जंगल जुलाई में रिलीज़, 6 महीने 8 महीने पहले रिलीज़ हुई। काम चांदनी बार के अलावा और एक लाल सलाम के अलावा मेरे पास नहीं था, कि मेरी कोई शक्ल नहीं जानता था। जब उस अवार्ड सेरेमनी में जब उधर पहुंचा तो पूरी दुनिया ने मेरी शक्ल देखी, और आप बिलीव करिए कि उस अवार्ड के 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 16 फिल्में साइन करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि मेरी सबने असली शक्ल देख पाए। उसमें तो जंगल ही था, इसमें लगा नहीं राजपाल पारिवारिक भी दिखता है। और उसके लिए थैंक्स टू मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने इस अपनी लाइफ की डेयरिंग डायरेक्टर, डेयरिंग क्या उनके अंदर, मैंने उनको आज 25-26 साल में मैंने कभी भी उनको कोई बात करते नहीं। सिनेमा, लिविंग सिनेमा। आपके जितने जानने वालों से राजपाल भाई बात की हमने,
सबका ये कहना था कि बहुत ज्यादा मेहनत आपने की है, बहुत मैंने डेडिकेशन कोई अपने एहसान काम को नहीं लेकर। किया है। हम मेहनत तो आइंस्टाइन ने की है, नहीं, मेहनत तो एक अब्दुल बड़ा कलाम साहब ने की है। मार्मिक किस्सा मुझे सुनने को मिला आपके बारे में कि आपका प्ले था और अचानक आपको आप रिहर्सल कर रहे थे, घर पर पता चला कि देहांत हो गया है पत्नी का। हाँ, वर्कशॉप चल रही थी विभा मिश्रा और जी आप की। गए और अगले दिन सिर मुंडाकर अगले दिन आप प्ले करने आ गए। ये विभा मिश्रा जी की भारत भवन भोपाल की दीदी आई थी। जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से कोरोनेशन आर्ट थिएटर के बैनर तले जरीफ मलिक आनंद जी हैं शाहजहांपुर में, जो उसके संस्थापक थे, तो उसमें 2 महीने वर्कशॉप की थी। तो उसी दौरान ये, क्योंकि हादसा हुआ था, तो शादी भी 5-6 महीने क्या 1.25 साल पहले, 1.25 साल का हमारा साथ, तो वो हादसा उस समय हुआ था। लेकिन वो वर्कशॉप, वो नाटक, जीवन खुद एक रंगमंच है, मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम तो इसके पात्र हैं, हम इसके व्यवस्थापक नहीं हैं। तो मुझे, मैं चाहे कुछ भी करूं, रोऊं धोऊं हंसूं, लेकिन मुझे जो प्रकृति की व्यवस्था की ही शरण में रहना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि अपनी लाइन में, रोहित, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। और शो हम लोगों की ज़िंदगी में, शो वर्शिप है, कर्म हमारी पूजा है और धर्म हमारा माथे का तिलक है। मैं वही मानता हूँ। अच्छा राजपाल भाई, मुझे लगता है आपके संघर्ष के बारे में इतने लोगों ने पूछ लिया होगा कि अब आपको बताना भी संघर्ष लगता होगा कि भाई कितना पूछोगे, इतने इंटरव्यूज आपने किए। लेकिन मैं 2 किस्से जो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, कि जब आपको, क्योंकि आपने बार बार जिक्र अभी भी कर रहे हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का या एनएसडी का हम बात करें, तो एक बार एडमिशन के लिए आपने स्कूटर गिरवी रखवा दिया सिक्योरिटी के लिए, और एक बार सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर, एक हमारे पत्रकार साहब थे अशोक गुप्ता जी, मतलब शाहजहांपुर के, उन्होंने, क्योंकि उस समय, क्योंकि हमारा घर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था जी, और हमारा शाहजहांपुर में अभी तो खैर काफ़ी परिवार के नाम है वहाँ पे, लेकिन उस समय कोई वो नहीं था। तो कोई सिक्योरिटी के लिए लगभग ज़रीफ भाई 10-12 जगह गए थे और 36,000 की सिक्योरिटी भरनी थी एनएसडी की। 36,000 की। वो उस समय 36,000 3,60,000 के बराबर था जी। तो वो मतलब, ये कौन सा साल रहा होगा राजपाल भाई? ये 94। हाँ, मैं बीएनए करके आया। हाँ, मैं 92 में, 92, 93, 94 बीएनए और 94, 95, 96, 97 एनएसडी। जी। तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नेशनल स्कॉलर आपको बनाया जाता है कि आप, जिससे गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, तो कोई कहीं बीच में छोड़ के भाग ना जाओ। हाँ। और गवर्नमेंट का पैसा फ्री में खर्च हो जाए। हाँ। क्योंकि 2 लाख लोगों के बीच में 20 लोगों का सिलेक्शन होता है, वही बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। ये आईएएस की तरह, कला संस्कृति का आईएएस का एग्ज़ाम है। अपन को डबल एमए की डिग्री, मतलब उस लेवल की डिग्री मास्टर ऑफ आर्ट की मिलती है। तो वो एक जरीफ भाई के मित्र थे अशोक गुप्ता जी। हाँ। खिरनी बाग में रहते थे। उन्होंने रात में बैठे और वो इमोशनल हो गए, बोले राजपाल के लिए हम अपनी जान दे देंगे। तो और जब हमारे पास रिवॉल्वर है, इसको आप गिरी में रखो और कल सवेरे बनी घर की, वो ऐसे हमारे गांव की भाषा बोलते थे। बताइए ना। और बोले कल सवेरे घर की, उसको क्या बोलते थे जो आपने पूछा, उसका नाम क्या था? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए बोले कल सवेरे कचहरी में जो सॉल्व हुई जाएगी, और वो होके मैंने यहाँ जमा किया था। तो वो फिर मैं जब भी, अभी अशोक गुप्ता जी नहीं हैं जी, लेकिन हमेशा वो बहुत सारे लोगों ने, मतलब पिछले 25 साल में कहीं पे रस्सी पकड़ाई, कहीं पे धक्का दिया, कहीं पे रिसीव किया। तो वो जो बोलते हैं कि एक जर्नी और एक जर्नी, इनके बीच में जो जिग जैग आता है, उसमें एक अशोक गुप्ता जी थे, जिनको मैं हृदय से आज तक सम्मान देता हूँ। देखिए, शाहजहांपुर में जो वहाँ पे जो फैक्ट्री है और जो भारतीय सेना के कपड़े जहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर भी आपने काम किया? नहीं, काम नहीं किया जी। दाल चावल रोटी सब्जी की प्रॉपर जीवन भर की व्यवस्था एक प्रॉपर फौजी टेलर के रूप में हमने अप्रेंटिस की। मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ। मैं शाहजहांपुर में, आज मेरी कम से कम 20 साल की सर्विस हो जाती, और नहीं ज़्यादा ही हो जाती। अभी क्या है 2026, मतलब एक्टर नहीं होते तो आप टेलर होते? 100% फौजी टेलर था, फौजी टेलर हूँ। हाँ।
अब पहले कपड़े सिलने की महारत जैसे आईटीआई या जो होते हैं ना कि भाई इंजीनियर टेलर ही होते हैं, कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। भारतीय सेना के पैराशूट से लेके पैरासेलिंग जितने भी अलग अलग कपड़े सिले जाते हैं, बहुत सम्मानित जॉब है। और अगर मैं अभिनेता ने, मेरा पूरा बैच आज की डेट में वहाँ सर्विस कर रहा है, सबको प्रॉपर जगह, बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे पागलपन, मेरी भूख मिटाने के लिए तो मेरे गांव में और मुझे शाहजहांपुर ने इतना दिया कि मेरी दाल चावल रोटी चल सकती थी। तो कैसे कैसे हुआ? लेकिन मेरे तनमन की भूख, वो अंगद का रोल और गोवर्धन दास करने के बाद में जो मेरे तनमन की भूख, वो इतनी ज़्यादा सृजनशील, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो मेरे लिए शाहजहांपुर में निश्चय करना कि मेरे पिताजी पूछ रहे हैं सर्विस कब ज्वाइन करोगे। मेरे पास आ चुका है लेटर, मेरे बैचमेट सब ज्वाइन कर रहे हैं। और वो एक उस समय में 71, मतलब लगभग 19 साल 20 साल की वही एज, 21 साल की। आई थिंक वो मुझे रात भर सोने नहीं दिया था उस डिसीजन ने। जब मैं रात में सोचा कि अब मैं लखनऊ जाऊंगा, इस सर्विस को प्रणाम करके मैं जीवन भर फौजी टेलर रहूंगा, लेकिन मैं सिलाई शब्दों की करना चाहता हूं। तो उस शब्दों की सिलाई ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और श्रीलंका और उसके बाद ये बताइए राजपाल भाई, वो ट्विस्ट क्या था? क्योंकि आप देखिए, घर वाले तो यही चाहते हैं कि लड़के को नौकरी मिल गई, उसका ब्याह हो गया, सब हो गया, लेकिन वो जो पॉइंट आता है जिसको कहते हैं ना कि बस अब ये टेलरिंग का काम अब नहीं करना है। नहीं, टेलरिंग काम किया नहीं मैंने, अब अभिनय मैंने ट्रेनिंग की है, अप्रेंटिस की है। तो ट्रेनिंग के दौरान कब वो क्या किस्सा, वो कौन सा ऐसा वो लम्हा मेरी था? जिंदगी का एक ऐसा टाइम था, 89, 90, 91। हाँ, जो 3 साल मेरी जिंदगी में, एक तरफ तो मैं इसमें आ गया, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का अप्रेंटिस फौजी टेलरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। एक तरफ में नेतागिरी मेरा बहुत शौक, पत्रकारिता मेरा बहुत शौक, जो अभिव्यक्ति वाले कलाकार, कहानीकार, चित्रकार, पत्रकार, जितने निर्माणकार हैं अपने देश दुनिया को एक बोलते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से सजाने में, इनमें ज़्यादा मन लगता था। तो उस समय माननीय सुरेश खन्ना साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हम लोग एमएनजे जलाल नगर में रहते थे। तो आधे लोग कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे, आगे किसी को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग छोटे छोटे थे। ये बात और कोई, तो हम जिस घर में रहते थे, हम उस समय खन्ना साहब के लिए वहाँ पे अपने मोहल्ले में जो 16-17 साल के बच्चे हैं, सुरेश खन्ना साहब तो अभी भी राजनीति में जी, बहुत अच्छे से, बड़े पारिवारिक हैं और उनका हमारा काफ़ी साथ रहा है उस समय। तो वो विधायक बन गए। तो आप उनका काम करते थे 16-17 साल? नहीं, ये मोहल्ले लेवल के नहीं, बच्चे जो पोलिंग एजेंट, मुझे जब तमीज भी नहीं उतनी। नारा वारा लगाते थे राजपाल भाई को? हाँ, नारा वारा और स्पीचेस भी देने लगा था। हाँ, कौन सा नारा लगाते थे? नहीं, बता दीजिए ना। समय आ गया है मच्चू को मारो गहरी चोटों से, विरोधियों का तख्त पलट दो मित्रों अपने वोटों से। अरे वाह, क्या बात है। ये छोटा सा था जब 10वीं 11वीं पढ़ने। और इधर शाम को रोज नाटक करने जाता था। ये संयोग आया कि इधर विभा दीदी की वर्कशॉप शुरू हुई, जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, और इधर एक साल में 2 चुनाव हुए थे। उस समय 90 का अगर याद हो तो एक ही साल में यूपी में 2 चुनाव हो गए थे। वो मुझे घटना तो याद नहीं, बीपी सिंह जी का कुछ जमाना उस समय कुछ था, वो पीएम बने थे, और कुछ एक साल में हुआ था जी। तो वो केंद्र की राजनीति, यूपी की राजनीति, दोनों जगह 2 इलेक्शन। तो इधर एक इलेक्शन, उधर हमारी विभा दीदी के साथ वो, और इधर मेरी जो फैक्ट्री, मुझे अंगद के दशहरा में अंगद का रोल करने का मौका मिला। और इधर अंगद का रोल जब मुझे करने का मौका मिला और उसके 2-2.5 महीने रिहर्सल हुए, तो पता नहीं उस फैक्ट्री में उस अंगद को जीते जीते शंकर स्वयं केसरी नंदन, विश्व के मनोरंजन कुमार यानी हनुमान जी का, और वो युवराज है एक ऐसे बलि का बेटा, लेकिन सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता के रास्ते पे है। जब वो रोल किया और उसमें जब लाइन आई, मेरा ये पांव चलाए मानगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। और धीरे धीरे तो मुझे लगा कि अंगद तो मैं नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मनोरंजन के स्टेडियम में
एक मनोरंजन, एक हनुमान कुमार, एक अंगद कुमार, अगर मुझे मनोरंजन कुमार के रूप में इन दोनों की आशीर्वाद मिल जाए तो मैं ये पैर रखने को तैयार हूँ। और उसके बाद में मैंने कहा राजनीति हमेशा निष्क्रिय भाव से जब भी करूँगा सेवा के रूप में करूँगा। मैंने पॉलिटिक्स में ही बीए किया है, हिंदी और पॉलिटिक्स में। और लेकिन अब जो मेरी आटा दाल चावल रोटी तो आप सबकी दुआएं हैं, लेकिन जो मेरे तन मन की भूख है उसको मिटाने के लिए जीवन भर के लिए अपना जुनून अगर कोई है तो मेरी आर्ट है। और मेरा जो तन मन का आटा है वो मेरी आर्ट है। बस उसके बाद में जो है, और उसी समय वाइफ का भी एपिसोड हुआ। चारों चीज़ें एक साथ घटी 89, 90, 91 तक। ठीक है, तो आपने 94 के आसपास आपने एनएसडी पास आउट किया, फिर आप 97 92 से 94 बीएनए, 94 से 97 एनएसडी। ठीक है, फिर मुंबई जब गए तो मुंबई का जो शुरुआती दौर का जो संघर्ष था वो ऐसे हंसते खेलते निकला या खून के आंसू रुलाए उस संघर्ष ने? जीवन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ कि जब जब कला के क्षेत्र, कला की बाउंड्री में आया, हमेशा ऊपर वाले ने मुझे हंसने का और हंसाने का सौभाग्य दिया। हमारी कला की बाउंड्री में हमें बिल्कुल चक्रवर्ती कला सम्राट की फीलिंग होती है कि ये मेरा एरिया है और इसमें जितने भी हैं वो सब सम्राट घूम रहे हैं और कला के पुत्र हैं। नेचर हमारी नानी है। तो जितने भी पूरे दुनिया में विश्व के लोग जो कार से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सेवाकार दुनिया का सबसे बड़ा मानता हूँ। और 97 में हुआ ये कि देवेंद्र राज अंकुर साहब की कहानियाँ चल रही थी, लास्ट प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा फेयरवेल होने वाला था, टिकट शो था। एक मुंबई की मंजू दीदी आई थी, मंजू सिंह जी, उन्होंने मुझे मिली, हमारी हाइट की थी। तो जब नाटक ख़त्म होता है तो पीछे नहीं रोहित जाते हैं अपन, तुमने अच्छा काम किया तुमने। तो वो एक पर्ची दे गई थी, क्योंकि उसमें मोबाइल पेजर शुरू ही हुआ था। 2-1 पेजर एनएसडी में घूमने लगे थे। तो उन्होंने बोला कि कभी मुंबई, अभी क्या करोगे? तो बोले कि मुंबई आऊँगा। मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे एनएसडी में भी एक नौकरी मिल गई थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। अच्छा। लेकिन वो राम गोपाल बजाज साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत मुझे बोला बेटा 2-4 साल रिपेट्री करनी है। तो मैंने कहा कि अब मैं 15-16 साल से लगातार कर रहा हूँ, अब मुझे एक स्टेज ऊपर और जाना चाहता हूँ ताकि मैं थिएटर भी कर पाऊँ और अपना जुनून, अपना पागलपन भी पूरा कर पाऊँ। वहाँ पे उन्होंने पर्ची दी। हम लोग 97 में हमारा फेयरवेल हुआ मई में। उसके बाद हम लोग श्रीलंका गए, संस्कृत में नाटक था रीता जी कोठारी जी का, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में। वहाँ से गांव आया। हम 4 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के, एक लड़की, 5 लड़के जो गए थे, उनसे पहले बात हुई थी कि भाई ऐसा है कि 5-5 हज़ार रुपये सब लोग जमा करेंगे पगड़ी के लिए, और बाकी कोशिश करो कि 15-15 हज़ार रुपया अपन सब लोग लेके चले। ठीक है। तो हमारे 4 थे, तो एक कमरे में तो 15 चौकू 60, ठीक है, 60,000 इकट्ठा हो गए। तो 60,000 इकट्ठे हो गए थे अपने अपने खाते में। लेकिन सबके तो 20,000 रुपये तो पगड़ी चली गई थी जी। अब बचे 40,000 रुपये। और उस समय 5,000 रुपया महीना अगर हम लोग रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर खाना करते हैं तो 5,000 रुपये लगभग खर्चा आ जाता था सबका मिक्स में। खैर कि ये तय हो गया था कि 1 साल तक पहले मुंबई में हम लोग रुकेंगे, चाहे किसी का भी काम चले, या बिल्कुल साल भर निठल्ले घूमे, खाना सब साथ में खाएंगे। अच्छा, ये डिसाइडेड बिल्कुल यहीं से सबका था। खैर अब वहाँ तो हेल्दी कंपटीशन का सिलसिला शुरू होता है। वो मंजू जी वो नंबर दे के जो गई थी, मैं जाके नीचे पीसीओ पे गया, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी आपने मुझे मेरा प्ले देखा था और मैं राजपाल बोल रहा हूँ, और आपने कहा था कि जब मुंबई आना तो मुझसे मिलना, तो मैं आ सकता हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत भाईखला बुला लिया कि बोले भाईखला में शूटिंग चल रही है, आप आ जाओ। तो हम लोग पहली बार ट्रेन पे चढ़ के अब हम लोग भाईखला की तरफ निकले, सब लड़के साथ में। वो सीरियल था स्वराज। अच्छा, स्वराज। दयाल निहलानी जी उसके डायरेक्टर थे, मंजू सिंह जी उसकी प्रोड्यूसर थी।
उन्होंने तुरंत ले जाके, डोमिनिक थे डेनमार्क के, उनसे मिलवाया, दयाल जी से मिलवाया कि ये लड़का मैंने दिल्ली में देखा है, मैंने इसकी अभिनय देखी है, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये लड़का हम लोगों को कास्ट करना चाहिए। तो मुझे 5 एपिसोड का एक रोल मिला था इंदु भूषण स्वराज में जी, वो DD1 पे आता था। हाँ जी। 13 जुलाई को पहली बार मेरी शूटिंग शुरू हुई पूना में, एयरबड़ा जेल के पीछे, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो था। वो पहली बार मैंने एक्शन सुना, एक्शन। और उसके बाद में आज 2026 में है, अगले साल 30 साल पूरे हो जाएंगे। बिलीव करिए, जीवन में 2 हैं पटरियां, एक करियर की, अभिनय की, एक जीवन की। तो जीवन में परिवार आता है, समाज आता है, संसार आता है पूरा। लेकिन आज 30 साल में या तो जीवन एक्शन कट सुना, या फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और सर्व धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और एक तरफ एक्शन कट 3 शिफ्टों में। और आज 2026 में भी 3 साल टेलीविज़न, प्रकाश झा साहब का मुंगेरी की भय नौरंगीलाल मेन लीड था। नौरंगीलाल जी। उसके बाद मतलब 97, 98, 99 में मैं फिल्मों में शिफ्ट हुआ, एक सीन तो में। यानी स्वराज आपका पहला सीरियल। कितनी कमाई हुई थी राजपाल भाई, याद है कुछ? शायद 1000 रुपया पर डे मिलता था, तो लेकिन आपको 5000 मिले बस। हाँ, 5000 मिले होंगे। तो 5000 1 महीने का खर्चा। तो वो जो मज़ा आता था दिन भर ऑडिशन का, और वो 97, 90। तो जब आप 5000 जब आपको मिले, और जो घर के अंदर, कमरे के अंदर जो 4 दोस्त थे, जब उनको पता लगा कि राजपाल यादव को 5000 रुपए मिले, तो उसके बाद क्या हुआ? लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। नहीं, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, सिर्फ घर जाकर क्या किया आपने दोस्तों के कुछ साथ? नहीं, कमरे में जाकर कुछ नहीं। मतलब आप 25% तो उसी दिन खर्चा। क्योंकि थिएटर वाले थे। लेकिन वो जो खुशी थी, पहली बार मैंने 1100 रुपए कमाए थे दिल्ली में। अच्छा। NSD के दौरान। सुब्रत दत्ता को आपने सुना होगा, सुब्रत दत्ता NSD के हमारे एक नवाज भाई के बैच में। जी जी जी। तो DP विद्यालय है, प्रिया टॉकीज थी पहले, अभी है एक प्रिया टॉकीज, ये जहाँ पे बसंत कुंज, बसंत विहार, हाँ, बसंत कुंज, हाँ, जहाँ पे DP विद्यालय है। जी 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 जी। उसमें हम लोगों की वर्कशॉप हुई थी। 3100 रुपये मिले थे। सुब्रत दत्ता सीनियर थे, तो वो हेड थे, क्योंकि उनका फेयरवेल हो गया था। हम लोग सेकेंड ईयर में आए थे, तो उनको मैंने असिस्ट किया था वो DP विद्यालय में। तो मैं सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, हिरन कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, ये तो वो सिखाता था, एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटी। और उसमें 2000 रुपये उसने रखे थे, 1100 रुपये मुझे दे दिए थे। मुझे लगा ये 1100 से मैं क्या खरीद सकता हूँ, मुझे लगा कि पूरा संसार ही खरीद लूँ क्या। मैं चला गया शाहजहाँपुर, और हमने वहाँ पे एक यहूदी की लड़की नाटक किया शाहजहाँपुर के थिएटर आर्टिस्टों के साथ, और उसमें 200-300 रुपये खर्चे के लिए रख लिए, बाकी मैंने भी उसमें जमा कर दिए थे कि मेरे भी जमा कर लो आप। और क्योंकि नाटक सब बच्चे, कहीं उसमें तनख्वाह तो मिलती नहीं, तो सब टीम के लोग इकट्ठा करते थे, तो मैंने भी उसमें, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट किया था, और काफ़ी प्यार मिला उस नाटक को लेके। ये मेरी पहली कमाई थी। वो मेरी दूसरी कमाई थी। इससे पहले मेरी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की ऑलरेडी 2 साल में तनख्वाह पा चुका था स्टाइपेंड के रूप में। और मैं ऑलरेडी NSD में जब था, तो नेशनल स्कॉलरशिप हमें 1000 रुपया महीना, जिसमें पूरी मिलती थी। तो पैसा कमाना, कक्षा 6 से 120 रुपये पहली बार कमाए, तो कक्षा 6 की किताबें खरीदी। यानी आपने सैकड़ा, 1000 और फिर लाख तक पहुंचे। बच्चों को 8 रुपए मिलते थे, बड़ों को 15, 8 रुपए से लेके, एक दिन का 8 रुपए से लेके, और एक दिन के 8 लाख भी कम हो जाए, वो जर्नी आराम से देखिए पूरे पिछले 40 साल में। बहुत बढ़िया। तो राजपाल भाई ये बताइए कि प्यार मोहब्बत के बारे में क्या सोचता है? मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कोई आदमी अगर बोलता है कि मैं डूब गया, तो उससे कमज़ोर कोई आदमी नहीं है।
और ज़िंदगी में उलझ गया हाँ, तो उससे बड़ा कोई फाइटर नहीं है। हाँ, क्योंकि राजा भी उलझे हैं और रंक भी उलझे हैं। तो मुझे ये महसूस होता है हमेशा कि ज़िंदगी की फ़ाइट है। मैं डूबा तो एक बार गंगा जी में, मुझे पुनर्जन्म में जो मिला गंगा जी में, क्योंकि वो गड्ढे में मैंने फाइट देखी, मौत को देखा है। और उसके बाद में उलझा 50 बार, अब डूब गया, अब की डूब गया प्रेम रूपी नदी में, संसार की प्रेम रूपी नदी में। इससे नहीं निकल पाऊंगा, इस जन्म में नहीं निकल पाऊंगा। कैसे? ये प्रेम रूपी अरे नदी कुछ में तो ये- बताइए राजपाल भाई। वैसे तो आपने बड़ी सारी चीजें, मैं देखा हूँ कई इंटरव्यूज में बात हुई राधा जी पर, उनसे कैसी आपकी जो पहली मुलाकात हुई और उसके बाद वो मुलाकात जो है ऐसे रिश्ते में तब्दील हो गई जिसे कहा जाए जन्म का रिश्ता। नहीं, कुछ तो हमारे पुनर्जन्म का कोई तो ऐसा होगा कि हमारे जीवन में 2 जीवन साथी मुझे मिले, और वो ही दोनों मेरे आज तक जीवन पहले और आखिरी वही हैं। जी। एक फिजिकली नहीं है, करुणा, और दूसरी राधा। और राधा मैं तो, मुझे पता नहीं कि मैं तो कभी उसके लिए कोई इस जन्म कपड़े भी खरीद के उसी ने पहनाए मुझे। अच्छा। हाँ, आज तक पिछले 20 साल में मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई कपड़ा कभी शॉपिंग की हो। तो ये अब उसका दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा ठीक है, क्या बोलते हैं कि हमारी सब बुआ हुआ मजाक है, लंगूर को हूर मिल गई ठीक है ना। लेकिन मैंने पता नहीं, माता पिता और गुरु जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, वो नारी शक्ति के रूप में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ कि वो इस जन्म में साथ मिली। और राधा को लेके बस इतना मानता मिली हूं आपको? कनाडा में थी वो? कनाडा मिली। यहाँ द हीरो की शूटिंग करने गया था कनाडा में, कैलगरी। हाँ, हमारे गांव का नाम कुडरा है, हाँ। वो कैलगरी। कैलगरी टू कुडरा। कैलगरी टू कुडरा। कुंडरा। तो पहले कुडरा टू कैलगरी, हाँ, देन कैलगरी टू कुडरा। कुंडरा। एक ऐसी लड़की मिली जो 4-5 भाषाओं में पारंगत थी, हाँ, पढ़ी लिखी मिल गई, लेकिन हिंदी हमसे अच्छी बोल रही थी। हाँ, तो पहले तो ऐसे आंख मटक्के के लिए कि यार अच्छी लड़की मिली। हाँ, तो जो एक उम्र होती है कि क्यों खिंचाव हो रहा है। हाँ। फिर एक दिन घर पे चले गए, क्योंकि इनवाइट कर दिया, क्योंकि वो लोग यहाँ राजकोट के आसपास काठियावाड़ी लोग हैं और जी। 60-70 साल से उधर रहते हैं, और सब कृष्णा जी को मानने वाले लोग हैं, वैष्णव लोग हैं जी। बहुत अच्छे से। तो उनके जब घर गया और वहाँ पे राधा और कृष्णा जी का मंदिर और जो देखा, तो लगा कनाडा में 7 समंदर पार ऐसी दुनिया भी हो सकती है, ये नहीं सोचा। पूरे घर में ना कोई नॉन वेज खा रहा, ना कोई कुछ कर रहा, ना वहाँ पे। और तो मुझे लगा कि ये ग्वाला जो है, इसको कुछ आने का मतलब है। और वहीं से शायद फिर 1 साल हम लोग लॉन्ग बात, क्या बोलते हैं, Long डिस्टेंस से बात करते रहे। इधर उनके पिताजी माताजी की पूरी प्रॉपर, जैसे एक बच्चा गांव में शादी करता है, वैसे ही उसको, उनके परिवार को, फिर हमारे परिवार का, दोनों का एक एक। तो आज भी राधा कहती हैं कि शादी से पहले जो आपने बोला उससे सब 10 गुना अच्छा मिला। हाँ। ये अच्छी बात है। और आज एक बोलते हैं कि माँ तो जननी है, पूरे माँ का स्थान तो कोई ले नहीं सकता, पिता आसमान होता है। और बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मांड के मर्मज्ञ के वो होते हैं। तो माता पिता गुरु के बाद में अपने से भी ज़्यादा अगर किसी की इज्जत करता हूँ तो वो अपनी मन में दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो राधा एक तो हमारी किशोरी जू हैं जो हम पूरा लोग माथा टेकते हैं, और ये जो है तो इनको ज़्यादातर हम राधा ना बोल के प्यार में कुछ और बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता क्या है, बोलते हैं बताना चाहेंगे? ऐसे डियर बोल देता हूँ, क्योंकि राधा राधा तो हम लोग एक ही, राधा तो इस दुनिया में एक ही हैं। और उनके हम सब लोग नाम, कोई राम रख लेता है, कोई कृष्ण रख लेता है, कोई राधा रख लेता है, वो अलग बात तो है। ये बताइए, जो जेनजी है, क्योंकि आपने भी मोहब्बत की और निभाई, जेनजी जो अभी जनरेशन है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इस जनजी से ये कहना चाहता हूँ कि हेलो जनजी, आप जेनजी हो, और आपकी उम्र और मेरी उम्र में बीच का एक गैप जरूर है,
लेकिन जो दुनिया आप देख रहे हो मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप छोटे जेंजी हो, मैं बड़ा जेंजी हूँ। लव यू ऑल। बहुत बहुत। तो राजपाल भाई ये बताइए, आपका अभिनय मतलब क्या अभिनय आप करते हैं? क्या क्या सीखता रहता हूँ। फिल्मों के बारे में बताऊँ, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त है। ऑफ कैमरा में आपसे बात हो रही थी तब भी मैं ये बात देख रहा था। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का दौर चल रहा है जी, और आप क्या कहेंगे स्टैंड अप कॉमेडी के इस दौर को किस तरह से कॉमेडी में 10-12 रोहित भाई 10-12 विधाएं हैं। हाँ आज से नहीं, हजारों साल से। हाँ चौराहे पे कैसे कॉमेडी डंडा गाड़ दिया कि यहाँ पे कुछ तमाशा होगा, तो अपना भारत है ना, पहले ये समझिए कि तमाशों का देश है। कभी तमाशा होता है गली में, कभी नुक्कड़ में, कभी चबूतरों पे, ताकि सबको मज़ा आए। तो उसके नाम अलग अलग हैं। तो ये जो है स्टैंड अप भी हमारे जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर, प्रहसन, तो उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो रोमन कॉमेडिया दलार्ते से इसका इतिहास शुरू होता है। और अपने यहाँ तो हज़ारों साल से कि एक बंदा है, वो सबके सामने खड़ा होके और एक खुद ही उसको अभिनय करना है, खुद ही उसको नकल करनी है, खुद ही उसको अकल मिलानी है। अगर वो हिरन को प्ले कर रहा है तो हिरन की बॉडी लैंग्वेज भी बनाएगा, बोलेगा। तो ये स्टैंड अप बहुत दिनों से, लेकिन इसको जॉनी लीवर साहब ने 80 के दौरान, जॉनी साहब ने इसको फिर इतना जवान करके वैसे लाए हैं स्टैंड अप के रूप में, तो आज हजारों बच्चियां इसका खा रहे हैं। राजपाल भाई ये बताइए कि बहुत गाली गलौज हो रहा है, इस पे फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। कई लोगों को विरोध का सामना करना पड़ गया। समय रैना को देखिए आप, उनको इतना विरोध का सामना करना पड़ गया। उस बेचारे ने क्या लगता है कोई गलत किया था क्या? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये आज से नहीं, हमारे जहाँ पे स्वांग भी होता है, व्यंग भी होता है, कला के 5 लेयर हैं जी। कि एडल्ट कला भी लोग जब अकेले में होते हैं या कर रहे हैं तो एडल्ट बातों से भी जोक पैदा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कि सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। कला मास के लिए होती है। कला की क्लास ही जब मास के एक अर्थपूर्ण अंजन के रूप में, सुगंध रहे उसके लिए मंजन के रूप में, और तन मन अंतर मन प्रसन्न हो जाए उसके लिए मनोरंजन के रूप में। तो कलाकार का काम है अंजन मंजन मनोरंजन बन के आपके अंतर मन को खुशी पहुंचाना। मैं इसी कला को समझता हूं। नहीं, मेरा एक छोटा सा एक सवाल, चार्ली चैपलिन साहब ने कहा था जी कि अगर मेरा दुख किसी के लिए सुख बन जाए तो ये कलाकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरा सुख किसी के लिए दुख बन जाए, किसी भी किचन के लिए, तो ये कलाकार के लिए दुर्भाग्य हो। वो किसी भी स्टेज की एक्टिंग कर रहा हो, मेरा काम यह है किसी को क्रिटिसाइज ना करके, किसी को भी, और किसी की कला को चुनौती ना दे के, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि कला हवा में रहती है, और अगर 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ कलाएं हैं, बिलीव करिए। मैं उस कला को पहचानता हूँ, उसी को जीता हूँ। मेरी कला से, मेरे भाव भंगिमाओं से, मेरे बोलने से बच्चा भी खुश हो, हाँ, बच्चा भी खुश हो, बच्ची भी खुश हो, मेरी बेटी भी खुश हो, मेरी माँ भी खुश हो। मैं उसी को संसार समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि कितने प्रकार की कलाओं में क्या क्या एंटरटेनमेंट होता है। सब अपने अपने लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उस कला को, उसी कला के रास्ते पे हूँ। पिछले 25 साल के जीवन की आपाधापी में डायलॉग वही बोलने की कोशिश की जिसमें हर किचन को खुशी मिले। बस देखिए, मैंने आपसे ये सवाल राजपाल भाई इसलिए किया क्योंकि आपने अभिनय को पढ़ा है, गढ़ा है, जिया है, और जी रहे हैं, गढ़ रहे हैं। अभी तो पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो सीख रहा हूँ मैं। और आपने बड़ी वाजिब बात आपने राजपाल भाई कही। मैं इस देश में कई जगह गया, कई अब जिसको कहते हैं ना लोक संस्कृति, हम बात करें, जो स्वांग एक शब्द का आपने स्वांग है, मैं देखता हूं हमारी संस्कृति, व्यंग है, प्रहसन है, इतनी कुछ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। गाली गलौज की जहां तक बात आती है, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी, और मैं खास तौर पे समय रहने की बात इसलिए कर रहा हूं, उनकी और मुकेश खन्ना जी के बीच में एक लड़ाई चल रही है।
मुकेश खन्ना जी कहते हैं भाई साहब ये तो उन्होंने कुछ उनके लिए कहा कि कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं हो सकती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, रोहित भाई, मेरा सवाल सुनिए रोहित भाई, ना तो मुझे किसी की बुराई करने का समय है और ना किसी की बुराई सुनने का समय है, ना बुराई करने का समय है, ना बुराई सुनने का समय है। मेरे पास अगर समय है तो जनता के लिए, मैंने आपको बता दिया, मैं अपने आप में एक पब्लिक की पूरी दुनिया के प्रेम रस में डूबा हुआ अंजन मंजन मनोरंजन बनने वाला 3D डायमेंशनल अभिनेता हूं और उसी संबंधित कोई भी बात करो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस मेरा छोड़ दीजिए, चलो दो व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि साहब कोई अगर किसी की विधा है ये, अरे आपको देखनी है देखिए, नहीं देखनी है मत देखिए, आप उसको समाज के ठेकेदार कैसे बन जाएंगे? भाई हमारे समाज में जिस स्वांग का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं राजपाल भाई आपको बताऊं कि मैंने देखा कई गांव में जाकर महिलाओं को, पुरुषों को, हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति का हाँ, वो बड़ा और आनंद आता है। जैसे वहां उसको आनंद में लेते हैं, लेकिन कोई समय रहना जाकर बेचारा मंच पे बोल दे तो उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है, सारा सिस्टम पड़ जाता है। ये तो गलत है। अरे वो कलाकार है, बोलता मैं कलाकार हूं, उसको रहने तो कलाकार की तरह यार। अब पता नहीं इसमें ना मेरे पास कोई, मैं सिर्फ विधा को सपोर्ट करने वाला हूं, हर विधा को सपोर्ट। बस मैं यही अब मेरी आगे बढ़ेंगे। सुनिए, अब इस मेरी विधाएं 50 तरीके की हैं, आज नहीं हजारों साल से हैं। कौन किस विधा को फॉलो करता है ये मेरा निर्णय नहीं है, लेकिन क्योंकि विधाएं जितनी पैदा हुई हैं हजारों साल से, मैंने विधाएं नहीं बनाई। लेकिन मेरा अगर मानोगे आप, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं अंध सपोर्टर सिर्फ उस कला का हूं जिसमें मेरे बोलने से, मेरे अंगों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे तन मन से आप सामने वाला, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, उसके अंतर मन को खुशी मिलनी चाहिए। मैं इस विधा को पहचानता हूं। 99 विधाएं, 108 विधाएं हैं, रुद्राक्ष की मालाएं की तरह। बिलीव करिए, 9 रस, हर रस के 4 चौराहे, 9 चौक 36, और 36 हर एक कोने के 3D, 36 तियां 108, 108 भाव, 108 विधाएं हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। आप कौन सी विधा की सवारी करते हो आपके ऊपर है। मैं हर विधा को हृदय से रिस्पेक्ट। बहुत सही आपने बात की। ये आज की पीढ़ी भी यही कह रही है कि साहब जो हमें ठीक लग रहा हम देख रहे हैं, जो नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी से भी ये कहना चाहता हूं कि जो आपको 6 लगता है दुनिया को 9 लगता है, तो अपने को हमेशा, क्योंकि दुनिया ना इस पीढ़ी से बनी, ना हमारी पीढ़ी से बनी, और ना जो पीढ़ी गई। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चिंतक विचारक, बड़े बड़े साधु संत, पीर फकीर, महावीर, चिंतक विचारक, दार्शनिक, जहाँ तक जाओगे कम से कम लाखों पन्ने किताबें हैं, वो भी सब कुछ यहीं छोड़ गए, सबके विचार यहीं छोड़ गए। तो इसलिए हमें हमारे विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो विचार छूट गए उनको याद रखना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तक हमारा आपका आपका, जब हमारा तुम्हारा मिलके हमारा होगा, तब ये संसार का सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ों से मैंने ये जो सीखा, मैं भी कभी बच्चा था, और इन बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने जवान होते हुए देखा है, और बहुत सारे लोग थे जिनको जवान होकर मैंने बुढ़ापा उनको देखा है। तो मुझे ये लग रहा है कि चारों जो स्टेज है ना, अलग अलग पड़ाव, बाल अवस्था, किशोरावस्था, मिडिल एज, फिर मतलब वानप्रस्थी, फिर मतलब आप संन्यास की तरफ, क्योंकि जिम डजन मैटर, एज मैटर। यस, क्या? क्योंकि अगर जिम करके कोई आदमी उम्र बढ़ा लेता तो चीता तो कभी मरता ही नहीं। तो इसलिए एज के अनुसार आपके विचार जब आते हैं अच्छे लगते हैं। अगर एज के हिसाब से इनोवेटिव विचार होते हैं तो उनका सम्मान, चमत्कार मानते हैं, और एज के हिसाब से अगर विचार दुत्कार के रूप में बदलते हैं तो वो व्यभिचार में बदलने लगता है। तो उस व्यभिचार से बचें, सदाचार का आचरण और संस्कार व्यवहार के साथ फॉलो करें, बीज बन के रहें। बोलते हैं हम बड़े जेनजी हैं, हम क्या हैं? बड़े जेनजी। हाँ। जेनजी को क्या बोलते हैं? बच्चे। बच्चे क्या होते हैं?
कभी आपने देखा होगा कि कोई दरख्त कभी खड़ा हुआ है जिसमें जड़ ना हो? तो हम बीज हैं, हम जितने बच्चे हैं हम बीज हैं। आने वाले भारत के अपने अपने विश्व के लिए दरख्त बनेंगे अपने बायोडाटा से। तो जेनजी को हमेशा बीज वाली इनोवेटिव बात करनी चाहिए। तो हम लोगों को जो बड़े जेनजी हैं उनको जेनजी के पीछे भागने की इच्छा होती है कि हमें भी जवान रहना है, हमें भी बच्चा रहना है। एवरीथिंग इज लर्निंग, कुछ कंप्लीट है ही नहीं इसमें। मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट हूँ क्या? आप बात करो एक जीवन कंप्लीट होने के लिए भैया बहुत कम है। खाली भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को अगर, तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 साल चाहिए भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र समझने के लिए। समय कितना कम है हर आदमी के पास। भगवान करे सब 150 साल जिए, लेकिन 150 साल हैं तो 150 साल। दुनिया तो हजारों साल से चल रही, हजारों साल चलेगी। राजा भोज ने कहा, बड़े बड़े राजा, क्या बोलते हैं राजा भोज जी की लाइन, बड़े बड़े 30 मार खां राजा आए और इस पृथ्वी से चले गए, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। तो चाहे बूमर हो, चाहे जेनजी हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे ह्यूमर हो, सबको एक दिन ये दुनिया को छोड़ के जाना, इस बात का। हाँ, और मुझे लगता है राजपाल भाई, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि ये आर्ट है, ह्यूमर है, किसी को हंसाना है, आपने कहा अलग अलग विधा है, सबकी विधा है। आपको कौन सी विधा देखनी देखिए। yes. आप ये बताइए, मैं बल्कि इतना बड़ा पूरा देश जानता है, इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता है होली के आसपास, वहां पर गालियां ही दी जाती है, ऐलानिया कवि सम्मेलन है, वहां पर कोई उंगली नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, एक नया लड़का, अगर एक नया लड़का समय रहना ये कर देता तो हम उस पे, मेरा ये डिस्कशन का ही मुद्दा नहीं। हाँ, जब हम आम चर्चा करते हैं, हमारी बॉडी में 9 रस हैं। जब हम पढ़ी लिखी बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉडी का राजा कौन है? हंसी। इस बॉडी का रोमांस कौन है? हंसी। इस बॉडी की बेभत्सता को कोई मिटा सकता है तो हंसी। इसकी दरिद्रता को कोई मिटा सकता है तो हंसी। क्योंकि आपसे पढ़े लिखे आदमी हो, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, इन 8 रसों में अगर कोई तन मन अंतर मन में कोई हंसी की लहर या मुस्कुराहट या ब्लड सर्कुलेशन दे सकता है तो इस बॉडी का राजा है हंसी। हंसी सम्राट है। जितने भी रस हैं वो इसके पीछे हैं। हंसी को हजारों साल से पीछे रखा गया है। मैं हंसी को दुनिया के सबसे आगे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उसके सम्मान पूरी दुनिया से ताली बजवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस हंसी का बच्चा हूं। मैं हंसी लेके नहीं चलता हूं, लेकिन हंसी का जो है मैसेज लेके पूरी दुनिया को चलता हूं कि चाहे कितनी पूरी दुनिया खरीद लो, आप हजारों मकान खरीद लो, हजारों हवाई जहाज खरीद लो, सर अगर मन में थोड़ा सी मुस्कुराहट लानी है तो राजा को याद करना पड़ेगा। राजा को कठिन बना के रखा है। राजा कहते हैं बड़ा मुश्किल है हंसाना, उसको दोष मत दो। आप अपने आप को तैयार लगो कि सरल लगे आपको हंसना। वाह, क्या बात कही आपने। तो मैं हंसी की बहुत जबरदस्त मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूं कि हंसी को पीछे किए हो इसलिए दुखी हो जी। हंसी को सम्राट बना के आगे रखोगे तो चाहे हम लोग एंटरटेनर हो, चाहे लीडिंग एंटरटेनर हो, चाहे सपोर्टिंग एंटरटेनर हो, और चाहे जो सेवक हैं, सेवा सोशल पर्सन, हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे जितने भी निर्माणकार हैं पूरे, उनको हंसी की शरण में ही आना पड़ेगा। मिसाइलों से डर लगने लगा है पूरे विश्व को। हंसी का दरख्त पूरी दुनिया को समेट के ही चलता है। जो आपको आसानी से मिल जाए वो घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगती है। बिल्कुल ठीक बात। राजपाल भाई ये बताइए अब कि ये जो चेक बाउंस होने वाला जो बवाल था और आपके जीवन में ये जो फेज रहा, ये क्या था? ये सारा बवाल क्यों हो गया, कैसे हो गया? मैं चाहूंगा आप जरूर बताइए। 1.25 घंटे की ANI पे, हमारे YouTube चैनल पे इसकी पूरी बृहद, वो मैंने सुना है। सुनिए। हाँ। अब पूरा प्रश्न उसमें सब कुछ है। हमारे देश की माननीय चौपाल में मामला है, अपना जो पक्ष रखना, और बार बार मुझे अपना पक्ष रखने की आदत नहीं है, और मैं अभी भूत बंगला के प्रमोशन में हूँ, और मैं
जो भी है, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है या जो भी आगे होगा, हर मोड़ चौराहे पे राजपाल यादव आपके सामने वहीं पे खड़ा होगा। मैं अपनी ससुराल भी जाता हूँ ना बाहर, जी, तो मेरी वाइफ और मेरे परिवार को पता है कि मुझे वापसी की टिकट पहले जब तक ना मिले तो मैं जाने का टिकट नहीं देखता हूँ। सातों समंदर में मैं इस ज़मीन का एक भारतीय अभिनेता, पूरी दुनिया को अपनी भारतीय कला संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रॉपर एक्टिंग मनोरंजन रूपी विज्ञान का शिष्य हूँ जी। मेरा काम ये है, जो कुछ भी ये है जो आपने सुना, मैंने जो सुना या जो देखा हम सब ने, वो प्रॉपर हमने उस पे 1.25 घंटे का एक बार प्रॉपर रख दिया है। इस पे अब बार बार डिस्कशन करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज ये सीखा था और अपन उसमें फिर पहुंच गए। तो जो चीज़ें हैं वो सब ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं और उस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हाँ, मैं इतना राजपाल भाई मैं जानना चाह रहा था कि देखिए, जब मुश्किल वक्त में कोई भी इंसान होता है तो हम कहते हैं कि हमारे कई लोग साथ देते हैं, लोगों ने साथ दिया उस दौर में, अपने तो खड़े रहते हैं, लेकिन जो अपने आप को दोस्त कहते हैं, क्योंकि इस बात के पीछे बहुत मैसेज है, बचपन से सुनते आए, अरे मुश्किल में कोई खड़ा नहीं होता, मुश्किल में कोई खड़ा नहीं होता। क्या राजपाल यादव जब मुश्किल वक्त में थे उनके साथ कोई खड़ा हुआ? ये तो पूछ सकता हूँ राजपाल भाई। पूरी दुनिया का एक एक बच्चा कोई साधक के रूप में खड़ा हुआ, कोई बाधक के रूप में खड़ा हुआ, खड़ा जरूर हुआ। क्या बात है? पहली बार जी। जो साधक हैं उनके टीवी में भी मुझे कोई रुकावट नहीं है, आशीर्वाद मिलता है। जो बाधक हैं उनकी भी टीवी में मुझे कोई ऐसा नहीं है कि रुकावट, अचानक रिमोट बताएगा कि राजपाल की एंट्री कब होनी है टीवी में। तो जो इस साधक बाधक रूपी पटरी पे दुनिया के इस जीवन के समर में, जीवन में बचपन से लेके जिनको मुश्किल कहते हो, ऐसी 50 मुश्किलें पन्ने पे गिनवाता हूँ, आप लिखवाता हूँ। लेकिन मुश्किल जिसको वक्त कहते हो, आदमी बैठा हुआ है, खड़ा है, चल रहा है, तो उसके साथ देश दुनिया माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो वो कैसे खड़ा है? कोई भी आदमी इस जीवन में खड़ा है, वो किसी ने उसको आशीर्वाद दिया, किसी ने उसके पीछे प्रार्थना की, किसी ने उसकी गाड़ी चलाई तो किसी ने प्लेन चलाया। रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक, झाड़ू लगाने वाले से लेके मतलब मेकअप करने वाले तक, सब ने अपने लिए दुआएं जी, अपने साथ प्यार और अपने मोहब्बत, बिल्कुल पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। भारतीय सिनेमा का एक एक बच्चा हमारे साथ, एक एक फेडरेशन हमारे साथ, हमारे देश की जनता जनार्दन, देश की जनता, सब लोग आपके साथ खड़े थे। सबका धन्यवाद। सब लोग। और मैं एक बात, लेकिन मैं इसको दोहराना चाहता हूँ रोहित, जी। ये चीज कि मैं जीवन में उलझनों में तो 50 बार आया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि प्यार की नदी में इतनी बड़ी ताकत होगी कि प्रेम रस में इतनी, ये प्रेम रस की जो आंधी आएगी जिसको आप मुश्किल बोल रहे हो, इस प्रेम रस की आंधी में मैं जो इस बार डूबूंगा ना, तो इस जन्म में नहीं निकल पाऊंगा। तो अब मैं प्रेम रस, दुनिया के प्रेम रूपी नदी के मैं डूब चुका हूं और मेरे इस जन्म में इस डूबने से निकलना भी नहीं चाहूंगा। इसके अंदर ही अंदर गोते लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाकी जब तक बोलते हैं शरीर और विधान है जी, ये बच्चा आपका पहलवान है। तो राजपाल भाई ये बताइए कि एक फिल्म थी आपके, अंडर ट्रायल जी, बहुत अच्छी फिल्म। उस फिल्म को कैसे याद करते हैं आज आप? बहुत बड़ी यादें हैं उस फिल्म की। एकदम अलग किरदार आपका। एक तरफ चुप चुप के की शूटिंग चल रही थी, हेलो हम लल्लन बोल रहे थे। हाँ, उस समय ये फिल्म मिली। हाँ, मैं, मेरी पत्नी और वो और मैं और चुप चुप के, जी, उस समय ये फिल्म आई। मैं कितना 32-33 साल का होऊंगा शायद, 31 और 4-35 साल का। तो अभी भी आप 32-33 नहीं, वो तो 77 में भी 27 का दिखूंगा। लेकिन मैं खुद घबरा गया वो फिल्म सुन के। 3 बेटियों का बाप, एक भाई। मुझे याद आपके बाल, इस तरह के जब बाल, आप वहां खड़े, तो मैं बोला में आप खड़े हैं। क्या चाहते हो? हाँ, हम ये मेरे 2 दोस्तों ने बोला, भाई तेरी जिंदगी भर के लिए दुकान बंद हो जाएगी अभिनय की, हाँ, कि तू अभी चुप चुप के जैसी कॉमेडी कर रहा है और उधर मतलब ये 3 बेटियों का बाप और ये और वाइफ, ये सागर हुसैन आपके किरदार का सागर नाम था। हुसैन।
मैं डर गया, लेकिन उन्होंने कहा एक बार आप सुन लो, अगर आपको लगे तो, क्योंकि आपने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ की है, मैं मेरी पत्नी और वो की है जी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिल्म आप एक बार सुन लो। मैंने सुनी जी, आप विश्वास करिए कि मुझे लगा कि वो फादर पे जो रेप का इल्ज़ाम है वो आरोपी है। तो बोले फिर फिल्म क्यों बनाएंगे, वे तो बीमारी है, फिर तो उसको तो मरना ही चाहिए। लेकिन वो अपनी तीनों बेटियों का कि बहुत जेन्युइन अच्छा फादर था, लेकिन समय के हालातों ने उसको 1 महीना पुलिस ने पीटा, वहाँ फिर कैदी उसको पीट रहे थे, पब्लिक ने उसको बहुत पीटा, और लास्ट में पता लगा कि एक महिला ने ही उसको मतलब जो है बरी किया। तो ये बोलते हैं कि इंसानियत मतलब एक रिश्ता, बहुत बड़ा रिश्ता है, बाप बेटे बाप बेटी, ये उसको जब मुझे लगा कि बाप बाप होता है। और आई थिंक पता नहीं ये जो घटना है वो उसने लास्ट में भी बोला कि मुझे जब छूटा तो कि मुझे कुछ ही पीछे के द्वार से निकाल दीजिए। वो लाइन के लिए मैंने वो फिल्म कर दी ताकि मुझे देश ना देखे, मैं मतलब जंगल में अकेले रहना चाहता हूँ। एक और फिल्म का जिक्र करूंगा, जंगल का जिक्र करूंगा, तो उसमें एक आपका डायलॉग था, जंगल तो अपनी जान है, बिगनिंग मतलब एकदम बहुत क्रूरता वाला सीन है वो। आप कहते हैं कि क्या था उसमें, कि हिलो नहीं, मुझे तुम्हारी मुंडी काटनी है। नहीं हाँ। हिलडुल मत, बिल्कुल दर्द नहीं होने दो। हाँ 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 हाँ। देखिए हम रियल तो करते नहीं है। हाँ हाँ रियल तो हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ। मैंने कभी रियल गन में, मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो, चाहे मैं कहीं भी हूँ, हाँ। मैं कभी भी नहीं बोलता कोई गनर लेके आना या कोई गन साथ में रखना। हम रील वाले हैं, हम फर्जी गने चलाते हैं और हमारी गन में कोई मरता नहीं है। हाँ। हम अगर किसी को मारे तो भी पब्लिक को मज़ा आना चाहिए, और कोई हमें मारे तो भी पब्लिक को मज़ा आना चाहिए। हम एंटरटेनमेंट के लिए जीते हैं और मरते हैं, और उसमें हमारे प्रोफेशन में ना कोई मरता है, और कोशिश करते हैं कि सब मेहनत करके अपने आप जिए तो जिए, और 100-200 लोग और साथ में जिए। अब ये बताइए कि आप कॉमेडी के महारथी हैं, लेकिन आपके पसंदीदा 3 कॉमेडी अगर एक्टर्स की बात करूं, कौन है वो? 3 और फिर 300 जो है उनको क्या करेंगे नहीं, हम सबके वो कोई भी कितने भी एक्टर हैं वो सब जानते हैं जी, कि उसमें तीन तो खैर अलग बात है, लेकिन एक चार्ली चैपलिन साहब, अभी भी उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखा दुनिया में। जी। दूसरा नाम अगर इंडिया से लूं, जिसमें 3 कॉमेडियन की बात की ना, तो गोविंदा भैया का भी कोई रिप्लेसमेंट आज तक देखा नहीं। बिल्कुल मैंने नहीं देखा, ऐसा कलाकार मैंने नहीं देखा कि जिसने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नटकी परिकल्पना को प्रमाणित किया है। वो हमारे देश में एकमात्र अभिनेता है गोविंदा भैया, जो नाचने गाने इधर से लेके इधर तक, लेकिन सौों लेजेंड महारथी कलाकार हैं। हम सब आते हैं, सीनियर से लेके 100 साल के सिनेमा में 100 फेस ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। लेकिन आपने जो, तो एक मुझे लगता है वो चैपलिन साहब। एक नाम अगर लें तो गोविंदा भैया ने 40 फिल्में ऐसी में बार बार दिखाया है कि वो उनको नाचना, हंसना, गाना और प्रॉपर आता है। 2 ये हो गए, तीसरा नाम लेना बड़ा, लेकिन मुझे लगता है मैं ही पैदा हुआ हूँ ये बात आपने सही कही, क्योंकि मैं भी जब कला के कंपटीशन में मैं भी चाहता हूँ कि शिष्य हूँ, लेकिन टॉप 3 को चुनूँ, और टॉप 3 के जो प्रमाणित किया है उसमें उनकी बगैर नकल किए मैं भी कोई ऐसा पाथ तैयार कर पाऊँ जो विज्ञान, मनोरंजन रूपी विज्ञान में कुछ ऐड करे। ये बताइए कि आपने कल हो ना हो में शाहरुख खान के साथ काम किया जी, तो कोई एक सीन के लिए शाहरुख ने आपके साथ 12 बार रिहर्सल किया? क्या था वो पूरा नहीं, वाकया क्या भाई था? बड़ा कमाल का इंसान, क्योंकि उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है जी, और उनके बायो करियर के बारे में उनको कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है जी,
कि चाहे नेगेटिव रोल हो, चाहे पॉजिटिव रोल हो, चाहे कैरेक्टर रोल हो, चाहे रोमांटिक, दिलवाले दुल्हनिया, मतलब तो। लेकिन शाहरुख भाई की एक बात बड़ी अच्छी कि कल हो ना हो में मैं एक सीन करने गया था न्यूयॉर्क, और एक सीन, और जबकि जौहर साहब के यहाँ से जब मुझे बुलावा आया, करण जौहर जी के पिताजी का, तो उन्होंने मुझसे पहली लाइन क्या बोली कि ये बेटा फिल्म छोड़ सकते हो आप। अच्छा। ना इसमें एक लाइन घटेगी ना एक लाइन बढ़ेगी। निखिल अडवाणी ने मुझे यही बताया, जो हमारे डायरेक्टर थे, कि ये आपने देखा होगा वो कुछ इधर की लाइन उसका कनेक्शन दूसरा, दूसरा कनेक्शन तीसरा है, ना इसमें एक लाइन बढ़ सकती है ना एक लाइन घट सकती है, क्योंकि ये वो मैथ जैसा सीन है जो आप देखोगे कि वो इधर शुरू हुआ 3 जगह चल रहा है जी। अब तुम मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ कर रहे हो, लीड कर रहे हो, तुम इसको मना कर सकते हो। हाँ। लेकिन जब लिखा गया था तो मन में आया था कि राजपाल अगर इसको करें तो अच्छा लगेगा। तो हम आपको एक फैमिली अपीयरेंस के रूप में, ये आपको कैरेक्टर नहीं दे रहे हैं, ये गेस्ट अपीयरेंस नुमा एक ही सीन है। मैंने इतनी ईमानदारी से, जिस तरीके से कोई प्रोड्यूसर बोल दे किसी अभिनेता, तो अभिनेता तो पैर छू ले। मैंने कहा एस जौहर साहब के मैं तो पैर ही उनके, क्योंकि इतने सीनियर थे, इतने अच्छे इंसान जी। और मैं गया, जब इसका रिहर्सल हुआ, आप विश्वास करिए मैं उधर था, मैं कहीं लाइन, क्योंकि पहली बार 10-12 लोग इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट बैठे हुए थे। आपने देखा होगा वो सीन कल होना वाला। हाँ जी बिल्कुल। 10-12 आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट। हाँ, हाँ। और जो हमसे सब सीनियर हैं। तो मैं कहीं भी अकेले में लाइन धोखे से मैंने बोली, तो शाहरुख भाई ने वहाँ खड़े होकर वहीं से उसका जवाब दिया। तो हम लोगों में एक बाउंडिंग इतनी पहले सीन से हुई। हालांकि हम लोगों ने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया अभी तक, क्योंकि काम करना भी लिखा होता है, संयोग होता है। एक आदमी एक साल में कितनी 10 फिल्में करेगा, 5 फिल्में करेगा, मतलब रात दिन बिजी रहने वाला, और हज़ारों फिल्में बनती हैं। लेकिन एक पहेली, एक कल हो ना हो, एक बिल्लू बार्बर, एक भूतनाथ, और एक फिल्म कोई शाहरुख भाई के साथ और की है। जब हमने फिल्म की है तो एक्चुअली हम शाहरुख भाई को एक दूसरे कितने दीवाने, वो हमेशा साथ में बिताया है। और अभी तो उनकी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक बार शाहरुख भाई से पूछ दिया कि अब शाहरुख भाई एक्टिंग का, ये कितना बड़ा प्रश्न था। क्या कहा आपने? बिल्लू बार्बर में मैंने कहा शाहरुख भाई आप दिल्ली से हो। हाँ। ऐसे बैठे थे शाम को। हाँ। जब हम अकेले होते थे, 2-4 बार हमें अकेले बैठने का मौका मिला, तो शाहरुख भाई ने हमें इतनी इज्जत दी है। तो मैंने कहा भाईजान आप 1 डायमेंशनल तो हो नहीं सकते, ये मैं मानूंगा नहीं। तो हंसने लगे। हमने कहा आप एक्टिंग पे कब उतरेंगे? आपने कहा, ये मेरी बहुत ईमानदारी से निकला था मेरे मुंह से। तो बोले राजपाल, इतना सेंसिटिव उत्तर दिया कि मैं अभी, जब तक मेरी मुस्कुराहट और जब तक मेरा ये है, जब तक मैं हीरो हूँ, लीडिंग एंटरटेनर हूँ, तब तक जो डायरेक्टर बताएगा वो मैं करूँगा। लेकिन हमारा प्रोडक्शन इस बात का प्रमाण है कि हमने जो फिल्में प्रोड्यूस की हैं, चाहे अशोका हो, चाहे पहेली हो, चाहे मैं हूं ना हो, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, धीरे, चाहे रावण हो, और अभी तक ओम शांति ओम हो, तो शाहरुख भाई ने हमेशा वैरायटी भरी भूमिकाएं, जो वो एज ए हीरो नहीं कर सकते थे, वो फिल्में उन्होंने, बोले हमने बीज डाल दिया है। मैं आपको बिलीव करता हूँ कि अभी शाहरुख भाई की इनिंग आनी बाकी है। शाहरुख भाई इतने अच्छे एक्टर हैं, अभी उनका आपने सिर्फ हीरोइज्म देखा है या एक्शन देखा है, कॉमेडी। और शाहरुख भाई के अंदर वो ऐसी मिमिक्रियाँ कर देते हैं कि पीछे से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब अरे ये किसने किया। तो ही इज़ अ कंप्लीट, बोलते हैं ना कि हर स्टोरी के हर उस पे फिट होने वाले 3 डायमेंशनल एक्टर हीरो हैं शाहरुख भाई, क्योंकि उनके बैकग्राउंड भी रही। और सलमान भाई को लेकर आपको क्या लगता है कि सलमान भाई के साथ जब आपने काम किया तो उनमें और शाहरुख खान में, दोनों में अगर आपको लगा, क्या अंतर लगा? नहीं,
देखिए, इंडस्ट्री में सबके अपने अपने रिश्ते बिल्कुल। हैं, सबसे, हर परिवार से, हमारे भी घर में हर भाई से हमारे अपने अपने रिश्ते हैं। लेकिन मैं लकी आदमी हूँ कि पिछले 25 साल में पूरी इंडस्ट्री के हर घर में हमें प्यार मिला। कहीं क्रॉस फायर में तो नहीं फंसे कभी? कभी नहीं, आज तक कि भाई उसके घर क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं उससे तो नहीं, हमारी नहीं, बनती नहीं, है। राजपाल ने, मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं जिस परिवार के घर गया मैं उस परिवार का होके रहा, और जिस परिवार में मैं बैठा उस परिवार में कोई बुराई नहीं लेके आया। सलमान के बारे में आप बता रहे थे? सलमान भाई, जहां मैंने प्यार किया, हाँ। एक हमसे आप सोचिए 10-12 साल सीनियर एक एक्टर, जिसने, हम जब मुंबई में पहुंचे तो एक सुपरस्टारडम देख रहे हैं सलमान भाई। सलमान भाई हमारे हिंदुस्तान के जितने भी एंटरटेनर हैं लीडिंग, उनमें सबसे सुंदर नेचुरल सलमान भाई, चेहरे वाइज, हर चीज़ में, नेचर वाइज इतना केयरिंग नेचर। 200 लोग भी यूनिट में हैं, भले बात सलमान भाई 4 लोगों से करें, लेकिन अपने पानी पीने वाले का भी जो सलमान भाई ख्याल रखते हैं ना, अमेजिंग है। खाने से लेके, बैठने से लेके, रहने से लेके, और हर चीज़ में सलमान भाई के यहाँ पे आप कोई भी हो, सबके साथ बहुत प्यारा रिश्ता है पूरे परिवार का। और सलमान भाई के घर में कोई मना नहीं रहा आज तक। 25 साल मैं देख रहा हूँ कि कोई उनके घर जो पहुँच गया बगैर खाना खाए लौटा हो। तो सलमान भाई, चूँकि शाहरुख भाई, हम लोग सब इंडस्ट्री पहुँचे थे, और सलमान भाई के फादर साहब एक ज़िंदगी, मतलब अपनी सिनेमा को, आज जो 100 साल का सिनेमा है उसमें अगर पहले कोई सुपरस्टार राइटर हैं तो सलीम जावेद कृत। बिल्कुल तो बिल्कुल सही वो कहा। हम लोगों के लिए दादा समान है। सिनेमा में जो एक्टर काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में जितना भी बोलो, उस पूरे परिवार को जितना भी बोलो, आपको वहाँ हर प्यार से लेके, केयर से लेके, खाना से लेके, हर चीज़ आपको मिलेगी। राजपाल भाई, आपके गुरु जो दद्दा जी हैं, जिनका जिक्र भी अभी आपने किया जी, आशुतोष राणा जी ने उनको आपसे मिलवाया था क्या, और उनकी क्या अहमियत आपकी जिंदगी में? देखिए, मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरे जीवन में 100 टीचर रहे जी। माता पिता सबके आदर्श होते हैं हर बच्चे के। जी। मैंने पिताजी की हिम्मत का तो मैं गुलाम था ही, लेकिन जब दद्दा जी से मिला, आशुतोष राणा भैया की बड़ी बहन है रानी दीदी, उस समय चैम्बूर में रहती थी। पहली बार हमने चैम्बूर में दर्शन किए थे, और दर्शन करते हमें दीक्षा मिल गई थी। तो एक तरफ अभिनय और एक तरफ ये राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण हेतु जो सोशल यज्ञ दद्दा जी कर रहे थे, शिवलिंग निर्माण और श्रीमद् भागवत कथा, और बात होती थी आम दर्शन की, जीवन दर्शन की। तो जीवन के झंझा बातों को चूल्हा चौके के माध्यम से जिस तरीके के एक दर्शन के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक दिशा के रूप में माननीय दद्दा जी ने जो हमारे जीवन में हमें गढ़ा है, बिलीव करिए राजपाल उनकी वजह से खड़ा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। दद्दा जी हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए 90% अभिनय, जिसमें हर किचन के लिए उनके अंतर मन में मनोरंजन बन जाऊं, लेकिन दद्दा जी ही ऐसे हैं जिन्होंने जीवन दर्शन में कि आँखों के लिए हमेशा मनोरंजन तो रहूं, लेकिन आँखों के लिए हमेशा अर्थपूर्ण अंजन भी रहूं। बहुत कुछ ये हमारे दद्दा जी ने सिखाया है। और मैं जो कुछ भी हूँ आज आचरण, व्यवहार, संस्कार के रूप में, और परिवार के रूप में, समाज के रूप में, संसार के रूप में, इसका चूड़ी मैं हूँ, लेकिन कंप्लीट आचरण, व्यवहार, संस्कार और हिम्मत और दर्शन देने वाले वो नग के रूप में ऊपर दद्दा जी ही हैं हमारे। जी। राजपाल भाई, ये बताइए कि पॉलिटिकल पावर और स्टैंडिंग ओवेशन, अगर दो चीज़ों का मैं जिक्र करूं तो दोनों में राजपाल यादव को क्या पसंद है? एक तरफ पॉलिटिकल पावर है और स्टैंडिंग ओवेशन, दो चीज़ें हैं, तो क्या आपको पसंद है ज़्यादा? स्टैंडिंग ओवेशन, कांच किसी को देनी पड़े चाहे लेनी पड़े, स्टैंडिंग ओवेशन ज़्यादा पसंद है हमेशा। लेकिन राजपाल भाई, फिर ये आपने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई थी? राजनीतिक पार्टी मैंने नहीं बनाई। हाँ,
मैंने एक विचार दिया, उसका मैं प्रमोटर था, मैं उसका ना अध्यक्ष था ना उसका महासचिव था। मैं उसका प्रमोटर बन के राजनीतिक मंच को मैंने निष्क्रिय भाव से राजनीति 20 साल की, निष्क्रिय भाव से। सक्रिय भाव से मैंने 8 महीने राजनीति की। 2017 आई थिंक 2016 के आखिर से 16 के, हाँ 16। और मैंने, वो मेरा विचार था, हाँ मैंने अपने भाई का नाम डाल दिया था अध्यक्ष में। एक हमें उस समय एक कुलदीप मिल गए थे नोएडा में, उस समय वो किसी पार्टी में नहीं थे, उससे पहले उन्होंने सपा की सेवा की थी, लेकिन वो उस समय खाली थे और वो हमने महासचिव बना दिए थे। ये 2 पद तो हमें पता है, तीसरे हम प्रचारक बन गए थे। और 403 सीट पे चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे थे, देखिए, मुझे ठीक से याद है। मुझे खूब 403 नहीं, 543 सीटों पे मैं चुनाव लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं 543 सीटों पे एक्टिंग अभिनय, हर मिट्टी, हर 5 कोस में पानी बानी बदले। लेकिन वो मेरे लिए वो युग था, वो एक सीखने का दौर था। जब मैंने 8 महीने प्रॉपर सक्रिय भाव से राजनीति में कदम रखा, तो मेरे पास 2 रास्ते आ गए थे 2018 में कि अगर मुझे अब ये तो 2 मंच तैयार हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी लगभग, अगर मैं पार्टी बनाने के, ये तो फायदा हो गया था, तो मैं किसी पार्टी में शामिल हो सकता था। हर पार्टी वाले को पता लग गया था राजपाल ने एक पार्टी बनाई, और मैं एक पार्टी बनाने इसलिए नहीं बोलना कि मैंने बनाई, वो विचार आया और मैं उसका प्रचारक बन के मैंने एक सक्रिय भूमिका में, सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ। जब सब पार्टियों के बीच में अब कोई, या तो मैं अपनी पार्टी चलाऊं या मैं किसी की पार्टी ज्वाइन कर लूं, 2। और ये जो मैंने 40 साल से अपने ऊपर भारतीय विश्व सिनेमा के अभिनय की जिम्मेदारी ले रखी है, वो पहला प्यार, बीबी से भी पहले पहला प्यार, माँ के बाद का प्यार छोड़ के पहला प्यार अभिनय है। एक नाइट सोचा, दद्दा जी से पूछा कि दद्दा, अब मुझे राजनीति का भी मालूम है, मुझे अभिनीति का भी मालूम है, 2 ही नीतियां हैं, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊं। तो मुझे लगा कि पार्टी अभी मैंने बनाई है, मुझे 12 साल खूब मेहनत करके, 12 साल में बना तो मैं सरकार भी लूंगा, लेकिन फिर मुझे हमेशा के लिए अभिनय से संन्यास लेना पड़ेगा। और आप विश्वास करिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं, मेरे 12 साल अगर मुझे अभिनय छुड़वा दोगे तो एक प्रदेश में 12 साल मेहनत करके मैं सरकार चलाने वाला हूं, सक्षम हूं, मैं बता सकता हूं बड़ी सरलता और बड़ी सरलता के साथ। लेकिन ये दोनों अपने आप इतने बड़े हैं कि एक तरफ सत्ता है, एक तरफ माया है। माया को सत्ता, माया में रहोगे तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी, सत्ता में रहोगे तो माया छोड़नी पड़ेगी। और माया मेरा नाम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है, मेरा दाम हो चुका है। तो मैंने, सत्ता बड़ी बहन है, उससे सीखा और मैंने बड़ी बहन को बोला कि मैं अपनी माँ माया में ही जा रहा हूँ। और क्योंकि अगर मुझे अपनी बड़ी माँ सत्ता में रहना पड़ा तो फिर मुझे माया को छोड़ना पड़ेगा। और 12 साल अगर हमने रात दिन मेहनत करके एक सरकार भी बना ली तो मैं कौन सा नया काम कर सकता हूं जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बना के सरकार बनाई, सरकार चलाई। मेरे लिए क्या है, सेवा और कला। तो राष्ट्रपुत्र हूं, 10% सेवा और 90% कला। और आप विश्वास करिए 2019 के बाद में कुलदीप यादव नोएडा में इस बात गवाह है, जो रात दिन राजनीति में ही व्यस्त रहा, उसको फिर मैंने सपा में जो है वहाँ पे उसकी, वो सपा से ही आए थे, मैंने सपा को ही सौंप दिया उस बच्चे को। और उसके बाद में आज तक 2027 में कोई भी कह दे मेरा कोई एक वीडियो भी कभी आया हो राजनीति, नहीं आया बिल्कुल मेरे लिए। लेकिन राजपाल भाई, अच्छा एक लाइन और कंप्लीट, क्योंकि ये कहे कि ये तो ठीक है सरकार बनाने वाला, फिर उसके बाद में एक अभिनेता का काम होता है हर किचन का मनोरंजन। और अगर मैं राजनेता बन गया तो मैं कितना भी कुछ करूं, मुझे आधे लोग गाली देंगे, आधे लोग प्यार करेंगे, क्योंकि जो सरकार पार्टी होगी वो हमें प्रोत्साहित करेगी और जो विपक्षी होंगे गाली देंगे। और मेरे लिए विपक्ष, सापेक्ष और सत्ता और माया, विरोधी, हर नेता, हर अभिनेता, हर डॉक्टर और रिक्शा चलाने वाले से लेकर प्लेन चलाने वाले तक, वो सत्ता में आने से पहले ही मैं माया के रूप में, कला के रूप में, घर घर प्यार के रूप में बस चुका था। तो मुझे नहीं लगता कि मैं
अगर अपनी पटरी चेंज करूँगा तो शायद मैं भले ही कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कला को मिस करूँगा, और मैं कला मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए राजनीति को प्रॉपर, अब राजनीति तो कर रहा हूँ लेकिन निष्क्रिय भाव से सेवा कर रहा हूँ देश की, बाकी अभी नहीं कर लेकिन रहा। राजपाल भाई 8 महीने में ये तो समझ आ गया होगा कि काम बड़ा मुश्किल है राजनीति। कला, राजनीति में 24 घंटे में 36 घंटे जगते हो आप, और कला में 24 घंटे में 72 घंटे जगते हो। आपको राजनीति में एक फायदा हो जाता है कि आपको पद मिल जाता है, पद के साथ कद मिल जाता है, लेकिन अभिनय के लिए 100% डार्क और 100% उजाला, और उसमें पद नहीं होता, लेकिन कद जमाने के लिए एक जीवन लग जाता है, फिर भी अंधेरा मिट नहीं पाता है। तो इसलिए आप, राजनीति सड़कों पे रहती है और कला सृष्टि में रहती है, जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल में रहती है। तो इसलिए सत्ता और माया के कभी, कि जहाँ पे दुनिया के हर राजा, पूरा विश्व का चक्रवर्ती कला राजा सम्राट खड़ा हो और उसके पूरे शहर के सामने एक ही आदमी हिम्मत, जिसको राजा बैठ के भी ताली बजाता है खड़े होके, वो कला सम्राट होता है। तो इसलिए वो उसको कभी भी। चलिए अब मैं आखिर में मुझे एक बात ये बताइए कि यूपी में इतने बड़े बड़े नेता हुए, कई नेताओं ने आपको ऑफर भी किया होगा, कई नेताओं से आपका मिलना भी हुआ होगा, कोई ऐसा आज भी किस्सा? सब नेताओं से मिलता कोई हूं, किसी नेता का कोई किस्सा? हर नेता से, मतलब एक सपा बीजेपी दोनों तरफ से कोई किस्सा हो जाए जरा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में कोई ऐसी तो पार्टी संबंधी या मुद्दा संबंधी तो बात मैं किसी से कभी करता नहीं हूँ। अब चूंकि 140 करोड़ लोग हैं, हर किचन अपना है, हर नेता अपना है, सबके बच्चे अपने हैं। तो मैं जैसे जब भी एनएसडी में या बीएनए में या दिल्ली में होता था तो माननीय नेताजी के चरण छूने के लिए आशीर्वाद लेने चला जाता था, माननीय शिवपाल चाचा जी के आशीर्वाद लेने चला जाता था। दिल्ली में होता था, राम गोपाल यादव चाचा जी के आशीर्वाद लेने चला, और अखिलेश जी तो हमारे बिल्कुल लगभग साल 2 साल का बड़ा छुटाई है, तो वो तो युवाओं के हमेशा। फिर उसके बाद में आ जाओ बीजेपी में, तो माननीय योगी जी से लेके, दिनेश शर्मा जी से लेके, ब्रजेश पाठक जी से लेके, मौर्य साहब से लेके, मतलब खन्ना साहब से लेके, लगभग खन्ना जी से तो बहुत पुराना रिश्ता फिर है। उसके बाद केंद्र में आ जाओ तो केंद्र में माननीय जितने भी, माननीय जिनसे मिला हूं या नहीं मिला हूं किसी भी पार्टी, तो उसमें मैं हमेशा मोदी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपने देश की गरिमा को एक बढ़ाया, प्रणाम। जितने हमारे अभी सत्ता में हैं, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे वो अपने पर्यावरण मंत्री हों, फिर उसके बाद दिग्विजय भाई हों, फिर इधर मतलब आप भोपाल चलिए तो उधर यादव साहब का परिवार है, इधर शर्मा जी का राजस्थान परिवार है, इधर सैनी साहब का हरियाणा परिवार है, उधर पुष्कर धामी जी का परिवार है। भाई आपने तो ऐसे गिना दिया 25 जैसे पंडित जी गिनाते हैं कि द्वारपाल, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता। हिमाचल में सुक्खू जी का परिवार है, आप साउथ में राव साहब का परिवार है। मैं कैसे बताऊं, रियल बात है कि तेलंगाना से लेके कश्मीर तक सारे मुख्यमंत्री जो, जिनसे किसी से फिजिकली मिला हूं, किसी से फोन बात की है, लेकिन चूंकि अभिनेता हूं, कोई पद नहीं है, सबके घर के बच्चों का मनोरंजन करने वाला हूं। इसलिए बिलीव करिए, राजनीति, जब से राजनीतिक पास नहीं जा रहा हूं, तब से सेवा के रूप में पूरे देश का बच्चा हूँ। बिल्कुल सही जल जंगल जमीन पर्यावरण पहाड़ी के रूप में एक मनोरंजन कुमार एक बात बताइए हूँ। लेकिन हर जो भी, चाहे प्रजा हो और चाहे सरकार हो, नेताजी 140 करोड़ लोगों में हर किचन मेरा अपना खुद का है। ये आप दिलों में राज करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी तो बड़ी आदत थी, मतलब हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, और बल्कि मैंने तो उनसे कई बार बातचीत भी की है। जब 2013 वाली सरकार भी थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, कई बार ऐसे मौके आए जब उनसे बात भी हुई, तो मैं देखता था उनको, खास तौर पर युवाओं को बहुत कोशिश करते थे पार्टी में लाने के लिए या मौके देने के लिए। नेताजी ने आपको कभी कुछ ऐसा कुछ कहा हो? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, 2 नेता और तीसरे उनको हम बहुत मानते थे, अंदर से उनके बारे में पढ़ते थे, हमने नाटक या कुए थे। तो 3 नेताओं में जैसे एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी,
तो कि एक ऐसा नेता जो अंग्रेजों के बीच सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक आदर्श के रूप में वो हो गए थे। नेताजी से हमेशा लखनऊ में आशीर्वाद जब भी मैं लेने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह पूरे दुनिया में नाम करो ऐसा आशीर्वाद दिया। और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। जब गन्ना शोध में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, पहली बार 92 में उनके दर्शन किए हैं, और उनकी जब एक लाइन सुनी कि जीवन में जब समदर्शिता आती है, तो इस तरीके के जो मैं इतना सुनने का मैं मतलब कि क्या भाषा शैली है। तो अभी कैसे बताए कि कौन नेता, क्योंकि हर घर का प्यार मिला है। आज वो अलग अलग पार्टियों में है, जिसको जनता चुन ले पूरे दुनिया में, पूरे देश में, मैं जनता के फैसले को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं नेता, अभिनेता, व्यापारी और चाहे हमारा किसान, नौजवान, प्रधान से लेके हर किचन को बहुत प्यार करता हूं, उनकी वजह से। राजपाल भाई, आखिर में अभी जो आपकी आने वाली फिल्म है भूत बंगला, भूत बंगला, तो उसका इंतजार हम सब लोगों को है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, आपके चाहने वाले। उसके कैरेक्टर के बारे में, उस फिल्म के कुछ जो आप बताना चाहें, स्वाभाविक सी बात। जंगल में मैं अभिनेता एस्टेब्लिश हुआ था, मेरी शक्ल कोई नहीं जानता था। हाँ। हंगामा आई तो हंगामा से मेरी लोगों को शक्ल मैं पॉपुलर हुआ। हाँ। उसके डायलॉग इतने पॉपुलर हुए कि आज भी हंगामा मचा हुआ है कि सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, मीम बनते आज भी उसमें। हाँ। और वो प्रियदर्शन साहब 2026 में भूत बंगला में, तो ऐसा लग रहा है 2004 में जब हंगामा के लिए कास्ट हुआ था, ऐसा लगा कि 2026 में भूत बंगला से वही बीच में 12 फिल्मों का संयोग है। एक बार यूनियन हुए तो कभी ब्रेक नहीं लगा, चाहे फिल्म बन रही है या नहीं बन रही है। प्रियन जी के लिए एक कि वो ऐसे साइंटिस्ट हैं कि एक अभिनेता को राशि घोड़ा होने का सौभाग्य मिला प्रियन जी टाइप जौकी के साथ। आपके सामने है, एंजॉय कीजिए, इसमें जो अच्छा है वो सब आपका, और जो भी इसमें कमी दिखे तो फिर मेहनत करेंगे, फिर आपको और अच्छा एंटरटेनमेंट दिखाएंगे। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि हॉरर कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी है, आम कॉमन मैन कॉमेडी है, बच्चे बूढ़े नौजवान के लिए बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजक के रूप में। आई होप कि आपका अच्छा एंटरटेन करेगी। यानी फिर से बड़े सारे मीम्स बनेंगे इस फिल्म के बाद भी, क्योंकि आपके इतने मतलब जिसे कहा जाए ना, मैं अगर बात करूँ लीजेंडरी मीम्स। नहीं देखिए, ये तो खैर मैं बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस बात को आप लोग हल्के में ले लेते हैं कि हम लोग, हमारी जो जनरेशन है वो सबसे अच्छे मोड़ वाली जनरेशन है, इसलिए कि अभी भूल भुलैया में 10 साल का बच्चा अपने एक छोटे पंडित से जानता है। हाँ बिल्कुल। और जो 70 साल का है वो मुझे जंगल से जानता है। तो मैं हाफ सेंचुरी में 500 जीवन नुक्कड़, ये वो 500 जीवन लगभग चरित्रों के जीवन का मौका मिला। तो मैं बीच में हूँ कि 40 साल पीछे, आप तो जेन ज़ी है, तो पीछे वाली ऑडियंस भी हमारे साथ है, और जो आगे वाली ऑडियंस है उसने मीम के रूप में आज करोड़ों बच्चे बच्चियों को अपने फ़ोटो लग के 1500, 2000, 10,000 कमाई हो जाती है। और मुझे उसमें ये आशीर्वाद मिल जाता है कि मेरा फ़ोटो भी इस लायक हो सकता है कि आज 800 करोड़ लोगों में अगर 1-8 करोड़ इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशन वाले या कॉमेडी वाले या जिसमें या फिर सटायर वाले, व्यंजन वाले, और हमारा फ़ोटो मीम के रूप में, कभी रील के रूप में काम आता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी वजह से अगर 100 करोड़ घर चले तो मैं उसके लिए हमेशा सर झुका के प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। जेनजी में भी आप फेमस है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। आई लव जेनजीज। जेनजीज, मुझे जेनजीज को देख के मैं खुद ही बच्चा हो जाता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ मैं भी भागूंगा। तो राजपाल भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊंगा, नेता तो आप है ही हैं, अभिनेता तो है, नेता बनने का पूरा पोटेंशियल है, याद रखिएगा इस बात को भूलेगा मत। नहीं, अब आप हमें, अब हम जिस पटरी पे हैं, मैं आशीर्वाद दीजिए कि विश्व की टीम 11 में कभी मैन ऑफ द मैच बन के निकलूं, कभी मैन ऑफ द सीरीज बन के निकलूं, लेकिन मनोरंजन। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जिंदाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यस।